हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लक्ष्य अकेडमी। आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे हम असिस्टेंट अकाउंटेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके, दिस इज आवर यूनिट टू। यूनिट टू में हमने डिपार्टमेंट कंसाइनमेंट और ब्रांच अकाउंटिंग को का रिवीजन किया है और उसका ही मॉक टेस्ट अभी हम लेने वाले हैं। ओके, चलिए। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक गिवन है आपको, वहां जाके आप हमसे कनेक्ट हो जाइए सो दैट क्लास की जो पीडीएफ्स होती है ना वो आपको मिल जाए, है ना। तो उनको स्टडी करके आप क्या है मॉक कर सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, रिविजन हो जाएगा। अगर कोई क्वेरी आती है, ओके अगर लिंक करने में कोई क्वेरी आ रही है, कनेक्ट होने में कोई क्वेरी आ रही है, तो ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी है उसका सॉल्यूशन आप ले सकते हैं। ओके, अगर किसी स्टूडेंट को डिटेल प्रिपरेशन करनी है, सारा नोट्स डिटेल नोट्स चाहिए, बोथ द लैंग्वेजेस में, एमसीक्यूज चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, है ना, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस चाहिए, पीडीएफ नोट्स चाहिए, तो ये सारी चीजें आपको कहाँ मिलेंगी? इस पेड बैच में। ओके, जिसमें अगर अभी आप परचेज करते हो तो आपको डिस्काउंट मिलने वाला है, दैट इज 22%। 22% का डिस्काउंट मिलेगा जो प्राइस है उस पर। इसके लिए कोड आपको लगाना है पीजेएम का। ओके, व्हाट्सएप नंबर अगेन यहाँ पे आपको दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है जहाँ पे जाके आप क्या है परचेज कर सकते हो, या वॉट एवर यू थिंक इज गुड फॉर यू आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं हम अपने टेस्ट पे। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि द कंसाइनमेंट अकाउंट इज अ। कंसाइनमेंट अकाउंट किस तरीके का अकाउंट होता है आपका? ये हमारा कंसाइनमेंट का क्वेश्चन है। कंसाइनमेंट हमने किया था, एक कंसाइनी होता है, एक कंसाइनर होता है, गुड्स होते हैं, ट्रांजिट में होते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हमने डील की हैं क्लास में। तो आपको बताना है कि कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट ये कैसा अकाउंट होता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, या पर्सनल अकाउंट होता है? बताएंगे आप? देखिए, जो भी स्टूडेंट ऑप्शन ए को चूज कर रहे हैं दे आर करेक्ट कि ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है आपका। ठीक है, हमको पता है ना अकाउंट्स दो तरीके के होते हैं, पर्सनल या इम्पर्सनल। और पर्सनल वाले में आपका एक आता है कि नेचुरल पर्सन, एक आपका आता है आर्टिफिशियल पर्सन, और तीसरा कौन सा आता है? रिप्रेजेंटेटिव, है ना। तो वो वाला अकाउंट ही होता है कौन सा? कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट। माल स्टॉक खाता कैसा होता है? प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता होता है आपका। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर टू आपसे कह रहा है कि इन ब्रांच अकाउंटिंग का क्वेश्चन है ये। इन ब्रांच अकाउंटिंग द बैलेंस ऑन स्टॉक रिजर्व्ड अकाउंट at the end of the period is shown in the balance sheet by the way of deductions from। कहाँ से डिडक्ट करते हैं? ओपनिंग स्टॉक से, रिजर्व स्टॉक से, क्लोजिंग स्टॉक से, या प्रॉफिट एंड लॉस से? ओके, कहाँ से आप माइनस करके दिखाएंगे ये आपको बताना है। कह रहा है शाखा लेखांकन में अवधि के अंदर, एक पर्टिकुलर अवधि के अंत में स्टॉक आरक्षित खाते पर शेष राशि को बैलेंस शीट में कटौती के माध्यम से दिखाया जाता है। कहाँ की कटौती? कटौती के माध्यम से प्रारंभिक स्टॉक, आरक्षित स्टॉक, समापन स्टॉक, या फिर लाभ और हानि से? बताएंगे आंसर? बड़ा ही इजी सा है ना। देखिए सारी चीजें आपको बताई हुई है। एंड ऑफ द पीरियड यहाँ से आप पकड़ सकते हैं, बैलेंस शीट। तो एंड ऑफ द ईयर अगर बोले, हाँ जो भी क्लोजिंग स्टॉक ऑप्शन दे रहे हैं ना जो भी स्टूडेंट्स, दे आर करेक्ट कि अगर अंत में आप करेंगे तो कहाँ से माइनस करके दिखाएंगे? जो क्लोजिंग बचेगा आपके पास, जो क्लोजिंग स्टॉक होगा उसी में से तो माइनस करेंगे। ओके, चलिए करेक्ट। समापन स्टॉक से हम इसको माइनस करके दिखाएंगे। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर थ्री आपसे कहता है द रिमूवल ऑफ लोडिंग फ्रॉम द आइटम्स ऑफ ब्रांच स्टॉक इज एडजस्टेड थ्रू द ब्रांच डैश अकाउंट। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रांच डेटर अकाउंट, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, या फिर ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? हिंदी वाले स्टूडेंट देखेंगे, शाखा स्टॉक की मदों में लोडिंग हटाने का समायोजन शाखा के माध्यम से किया जाता है डैश खाता। कौन सा खाता? समायोजन खाता, देनदार खाता, स्टॉक खाता, या लाभ हानि खाता? एडजस्टेड थ्रू द एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, कोई भी एडजस्टमेंट करना है तो उसके लिए एडजस्टमेंट अकाउंट, समायोजन अकाउंट से इसको हम दिखाएंगे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर फोर,
अंडर स्टॉक डेटा सिस्टम, है ना। स्टॉक डेटा सिस्टम क्या है, हमारा ब्रांच अकाउंटिंग का एक पार्ट है। इसमें स्टॉक एंड डेटर्स का हम करते हैं, है ना, क्योंकि जो हमारा कंसाइनी होता है वो हमारे लिए किस तरीके का काम करता है, एक डेटर का काम करता है। ओके, तो अंडर द स्टॉक डेटर सिस्टम जर्नल इनकम इज क्रेडिटेड टू द डैश अकाउंट। जो जर्नल इनकम है हमारा, वो कहाँ पे आपका क्रेडिट होगा, आपको बताना है, ठीक है। बैलेंस शीट में क्रेडिट होगा, ब्रांच स्टॉक अकाउंट में होगा, स्टॉक एंड डेटा सिस्टम में होगा, या फिर ब्रांच के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके वो क्रेडिट होगा। कहाँ क्रेडिट होगा आपको बताना है, जर्नल इनकम। ध्यान देंगे, स्टॉक और देनदार प्रणाली के तहत सामान्य आय को डैश खाते में जमा किया जाता है। कौन से खाते में, बैलेंस शीट में, शाखा स्टॉक खाता में, स्टॉक और देनदार प्रणाली में, शाखा लाभ और हानि में। बताएंगे, जर्नल है, यहाँ पे पहले लिख दिया है जर्नल इनकम है ना। तो जो जर्नल इनकम होगा जी, डेफिनेटली ये कहाँ आपका चला जाएगा, ब्रांच का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन रहा है ना, वहां पे जाके क्रेडिट हो जाएगा। ओके, जर्नल इनकम है, सामान्य आय है, ठीक है, तो ब्रांच शाखा के लाभ हानि खाते में जाके ये आपका क्रेडिट होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बुक डेट्स, book debts account is ascertained by preparing branch dash account, है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बुक डेट्स। बुक डेट्स का जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको आप कहाँ दिखाएंगे, है ना, कहाँ असर्टेन करेंगे, स्टॉक में, स्टॉक अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में, डेटर्स अकाउंट में, या एडजस्टमेंट अकाउंट में। इजी सा क्वेश्चन है। शाखा डैश खाता तैयार करके बही ऋण खाते का समापन शेष ज्ञात किया जाता है, स्टॉक खाता, ट्रेडिंग खाता, देनदार खाता, या एडजस्टमेंट खाता, यानी कि समायोजन खाता। क्या है ये आपका, डेटर्स का खाता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कहता है कि द गुड्स सेंड बाय हेड ऑफिस एट द एंड ऑफ द ईयर बट नॉट रिसीव्ड, गुड्स सेंड कर दिया गया हेड ऑफिस से बट इट इज नॉट रिसीव्ड बाय द ब्रांच बिफोर द ईयर एंडेड इज नोन एज, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्शंस देके तो और ज्यादा इजी हो गया ये। इसको हम क्या बोलते हैं कि हेड ऑफिस से निकल चुका है बट ब्रांच तक अभी पहुंचा नहीं है, ब्रांच ने उसको रिसीव नहीं किया, तो ऐसे गुड्स को हम क्या बोलेंगे, गुड्स इन ट्रांजिट, है ना। तो बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया, वर्ष के अंत में मुख्यालय द्वारा भेजा गया माल लेकिन वर्ष समाप्त होने से पहले शाखा द्वारा प्राप्त नहीं किया गया है, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, पारगमन में मार्ग है, ठीक है, मतलब गुड्स आर इन ट्रांजिट, आपका ट्रांजिट में गुड चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, कह रहे हैं कि स्टॉक एंड डेटर्स मेथड, दो तीन मेथड्स है हमारे पास करने के, एक है डेटर मेथड, एक है स्टॉक एंड डेटर मेथड, कि सिर्फ डेटर्स का हम रिकॉर्ड रखें, और दूसरा क्या कहता है हमसे कि हम स्टॉक एंड डेटर दोनों का रिकॉर्ड रखें, है ना, दोनों तरीके से अकाउंटिंग करें। तो स्टॉक एंड डेटर मेथड जो है आपका ब्रांच अकाउंटिंग का इज जनरली यूज्ड वेयर द ब्रांच टर्नओवर इज सब्सटेंशियली लॉस लोअर हाई प्रॉफिट, है ना, जहां पे ब्रांच का टर्नओवर कैसा रहता है, हमेशा लॉस में रहेगा, लोअर रहेगा, हाई रहेगा, या हमेशा प्रॉफिट में रहेगा। कब हम ये वाला मेथड यूज करते हैं, ठीक है। एक तो डेटर्स मेथड है हमारे पास, डेटर्स वाला तो सबसे सबसे अच्छा है ना, डेटर्स वाला हमको करना ही करना होता है, बट इसके साथ हम स्टॉक एंड डेटर दोनों मेथड यूज करते हैं कब, जब ब्रांच का टर्नओवर कैसा हो। शाखा लेखांकन की स्टॉक और देनदार विधि का उपयोग आमतौर पर तब किया जाता है जब शाखा का कारोबार काफी हद तक डैश होता है, घाटे का, कम, उच्च, या लाभ का। ये क्या है आपका, हाई होना चाहिए, है ना जी। जिन्होंने भी सही सी आंसर दिया है उनका सही है, कि जब भी हमारा टर्नओवर ब्रांच का हाई होगा ना, तो हम क्या करेंगे, उसमें स्टॉक एंड डेटर्स यूज करेंगे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है कि परफॉर्मा इनवॉइस इज सेंट बाय, परफॉर्मा इनवॉइस कौन किसको सेंड करता है, बताएंगे। एक होता है अकाउंट सेल्स, एक होता है आपका परफॉर्मा इनवॉइस। आपको इसका बकायदे नोट्स दिया गया है ना, प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से नोट्स दिया गया है, कल की क्लास में जो हुई है उसमें आपको दिया था हमने।
परफॉर्मा इनवॉइस कौन किसको सेंड करता है? कंसाइनी टू कंसाइनर, कंसाइनर टू कंसाइनी, डेटर्स टू कंसाइनी या डेटर्स टू कंसाइनर, आपको बताना है। परफॉर्मा चालान किसके द्वारा भेजा जाता है? प्राप्तकर्ता से प्रेषक को, प्रेषक से प्राप्तकर्ता को, देनदार से प्राप्तकर्ता को या देनदार से प्रेषक को? बताएंगे आंसर। इजी सा है ना। परफॉर्मा इनवॉइस कौन सेंड कर सकता है? ये आपका सेंड करता है कंसाइनर टू कंसाइनी। कंसाइनर भेजता है आपका कंसाइनी को। हम कल एग्जांपल ले रहे थे, एबीसी लिमिटेड आपका कंसाइनर था, XYZ लिमिटेड आपका क्या था? कंसाइनी था। तो एबीसी लिमिटेड किसको भेजेगा? XYZ को, है ना, जिसको उसने गुड्स बेचने का राइट दिया हुआ है, गुड्स बेचने के, जिसको उसने कहा हुआ कि तुम हमारा सामान बिकवा दो। ओके, हिंदी वालों के लिए प्रेषक से प्राप्तकर्ता को ये परफॉर्मा इनवॉइस भेजा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 बताएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कहता है कि द कमीशन प्रोवाइडेड बाय कंसाइनर टू कंसाइनी टू कवर द बैड डेट्स। बैड डेट्स वाली बात आ गई। कल जब हम कमीशंस देख रहे थे, हमने 3 तरीके के कमीशंस देखे थे हमने कल। एक देखा था ऑर्डिनरी, फिर डेल क्रेडिट और ओवरराइडिंग, 3 हमने देखे थे। तो हमसे पूछ रहा है कि आप बताइए कि जो कमीशन प्रोवाइडेड बाय कंसाइनर टू कंसाइनी, कंसाइनी जब कंसाइनर जब कंसाइनी को कमीशन देता है टू कवर द बैड डेट्स, बैड डेट्स को कवर करने के लिए जब कमीशन देता है तो उस कमीशन को आप क्या बोलते हो? ऑर्डिनरी कमीशन, डेल कैडर कमीशन, ओवरराइडिंग कमीशन या स्पेशल कमीशन, है ना। खराब रन को कवर करने के लिए प्रेषक द्वारा प्राप्तकर्ता को प्रदान किया जाने वाला कमीशन क्या कहलाता है? साधारण कमीशन, डेल कैडर कमीशन, ओवरराइडिंग कमीशन या विशेष कमीशन? ये क्या था आपका? डेल कैडर। ठीक है, डेल कैडर तभी लगता है जब पहले चीज क्या हो कि आपका क्रेडिट पे सेल किया जा रहा हो, और दूसरा क्या है कि उसका रिस्क कौन लेगा? आपका कंसाइनी ले। ठीक है, तो ये इसका क्या आंसर होगा? डेल कैडर कमीशन हो गया आपका। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। ओवरराइडिंग कमीशन इज कैलकुलेटेड ऑन। ओवरराइडिंग कमीशन जो है हमारा, उसका हम कैलकुलेशन किस पे करते हैं? कैश सेल्स पे, क्रेडिट सेल्स ओनली, सेल्स एट अ हायर प्राइस पे या क्रेडिट सेल्स लेस देन द कैश सेल्स? कब करते हैं हम ओवरराइडिंग कमीशन की गणना? इस पर की जाती है नगद बिक्री पर, केवल क्रेडिट बिक्री पर, उच्च कीमत पर की गई बिक्री पर, या फिर क्रेडिट बिक्री घटा नगद बिक्री से? बताएंगे जी। जिनका भी सी आंसर है करेक्ट है। ये हम कब करते हैं? व्हेन द सेल्स आर एट हायर प्राइस। जब हमारा सेल्स जो है हायर प्राइसेस पे हो रहा हो, तो वहां पे हम किस तरीके का कमीशन देते हैं? हम देते हैं वहां पे ओवरराइडिंग कमीशन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे हम। कह रहे कंसाइनमेंट स्टॉक इज वैल्यूड एट। अभी हमने सबसे पहला क्वेश्चन देखा था कि कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट किस तरीके का अकाउंट होता है? तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। ये क्वेश्चन नंबर 11 भी उसी से रिलेटेड है कि कंसाइनमेंट स्टॉक जो है उसको हम किस मूल्य पे उसका मूल्यांकन करते हैं? ओके, हमको बताना है। उसका मूल्यांकन हम करते हैं कॉस्ट प्राइस पे, मार्केट प्राइस पे, सेलिंग प्राइस पे, या कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू दोनों में से जो कम हो। एक है उसका कॉस्ट वैल्यू, एक है उसका नेट रियलाइजेबल वैल्यू, यानी कि जो उससे जो प्राप्तियां होंगी वो भी नेट। ठीक है, सारे खर्चे हटा करके। तो इन दोनों में से जो छोटा होगा उस पे, हिंदी वाले स्टूडेंट, माल स्टॉक का मूल्यांकन किया जाता है लागत मूल्य पे, बाजार मूल्य पे, बिक्री मूल्य पे, लागत या शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य जो भी कम हो उस पे। ये क्या है? आपका डी है कि कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू दोनों में से जो कम होगा उसी पे हम कंसाइनमेंट स्टॉक का वैल्यूएशन करेंगे। ओके, आए एक दो न्यूमेरिकल्स भी देख लेते हैं, छोटे छोटे से न्यूमेरिकल्स हैं हमारे। गुड्स कॉस्टिंग 2 लाख, माल का मूल्य क्या है? कॉस्ट कितना है? 2 लाख का है। सेंट आउट टू कंसाइनी एट कॉस्ट प्लस 25%। वो कंसाइनी को कितने पे भेजा गया? कॉस्ट प्लस 25% पे भेजा गया। हमको पता करना है द इनवॉइस वैल्यू ऑफ गुड्स विल बी। इनवॉइस वैल्यू हमको पता करनी है कि इसकी इनवॉइस वैल्यू कितनी होगी,
है ना। तो इनवॉइस वैल्यू यहाँ पे इसने डायरेक्ट बता दिया है कि ये सेंड कैसे किया गया है, इट इज सेंट ऑन कॉस्ट प्लस 25%। सिंपल सा है, हम निकाल लेते हैं। कॉस्ट हमारा कितना है 2 लाख का, प्लस 25% यानी कि 1/4, है ना। ये 1/4 अगर 25/100 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो निकाल लेंगे आप 2 लाख, तो ये ऑलरेडी है, प्लस ये 2 लाख है, प्लस इसमें हमको कितना करना है 2 लाख का 1/4, है ना, यानी कि 25%। तो ये हो गया हमारा 50,000, 2,50,000 जो है हमारा आंसर है। ठीक है, जिन्होंने भी 2,50,000 आंसर दिया है दे आर करेक्ट। सिंपल सा लिखा हुआ था कॉस्ट प्लस 25% पे सेंड किया गया, तो इनवॉइस भी उतने का ही बनेगा आपका, है ना। चलिए नेक्स्ट आएंगे। नेक्स्ट आपसे कह रहा है आपको इनवॉइस वैल्यू दे दी गई है, कह रहा है कि गुड्स ऑफ द इनवॉइस वैल्यू, ऐसे माल जिनका इनवॉइस वैल्यू क्या है 2.5 लाख है, सेंट आउट टू कंसाइनी एट 20% प्रॉफिट ऑन द कॉस्ट। वो कंसाइनी को कितने, उसका इनवॉइस वैल्यू उन्होंने ऑलरेडी निकाल रखा है, फिर कहता है कि वो कंसाइनी को कितने पे भेजे गए हैं एट 20% प्रॉफिट ऑन द कॉस्ट, कॉस्ट पे 20% प्रॉफिट लगा करके फिर उसको भेजा गया है। तो हमको बताना है कि लोडिंग अमाउंट विल बी, लोडिंग अमाउंट हमारा कितना होगा यहाँ पे, है ना। तो ये कितना होगा हमारा 2,50,000 है हमारे पास, 2,50,000 का 20%, यही ना 1/5, इसका 20% हमको लोडिंग अमाउंट पूछ रहा है। तो ये क्या है, लोडिंग अमाउंट हमारा कितना होता है, जो इनवॉइस वैल्यू है उसका प्रॉफिट परसेंट कितना है निकाल लेंगे हम, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 50 आ जाएगा, है ना, 50,000 आ जाएगा हमारे पास। सी इज द करेक्ट आंसर, जिन्होंने भी सी टिक किया है दे आर करेक्ट। ये लोडिंग वैल्यू थी हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कहता है कि इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, जो कंसाइनर का बुक है ना, एक कंसाइनी है एक कंसाइनर है, तो कंसाइनर का जो बुक है आपका, द प्रॉफिट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर द प्रॉफिट ऑफ कंसाइनमेंट विल बी ट्रांसफर्ड टू, कंसाइनर के बुक्स में जो प्रॉफिट हुआ है कंसाइनमेंट पे उसको हम कहाँ ट्रांसफर करें, जर्नल ट्रेडिंग अकाउंट में, जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ड्रॉइंग्स अकाउंट में, या नन ऑफ दीज। प्रेषक की पुस्तकों में माल का लाभ हस्तांतरित किया जाएगा कहाँ, सामान्य व्यापार खाता में, सामान्य प्रॉफिट एंड लॉस खाता में, पीएनएल यहाँ पे भी लिख दिया, प्रॉफिट एंड लॉस खाता में, या फिर आहरण खाता में, या उपयुक्त में से कोई, कहीं कोई भी नहीं, कहीं भी नहीं हम ट्रांसफर करेंगे। देखिए प्रॉफिट है, ओके, प्रॉफिट ऑन ऑफ कंसाइनमेंट है, तो ये कहाँ आ जाएगा हमारा जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, है ना। ट्रेडिंग का पार्ट हो नहीं सकता, ड्राइंग है नहीं, नन ऑफ दिस होगा नहीं, तो बचा क्या हमारे पास जनरल प्रॉफिट एंड लॉस में, और ये प्रॉफिट भी है। ओके नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा था रिलेशन बिटवीन योर कंसाइनर एंड कंसाइनी, ये कैसा रिलेशन होता है आपका मास्टर सर्वेंट का, डेटर क्रेडिटर का, प्रिंसिपल एंड एजेंट का, सेलर और बायर का, प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच संबंध किस प्रकार का होता है, स्वामी सेवक का, स्वामी सेवक का होता है आपका, देनदार लेनदार का होता है, प्रधान और एजेंट का होता है, या फिर विक्रेता और क्रेता का होता है, आपको बताना है ना। यहाँ पे कंसाइनर और कंसाइनी जो है दोनों में रिलेशन कैसा होगा, देखिए मास्टर सर्वेंट वाली कोई बात नहीं है, वो उसका नौकर नहीं है, वो काम कर रहा है कमीशन ले रहा है अपना। डेटर क्रेडिटर का है नहीं कि एक देनदार एक लेनदार, ये भी बात नहीं है। सेलर बायर भी नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सामान जो है गुड्स जो है आपका सिर्फ सेल करने के लिए दिया गया है, ओके, उसको बेच नहीं दिया गया है, ये सेल करता है और सेल करके इसको पैसे दे देता है ना। जैसे ही इसके पास गुड्स आते हैं वैसे ही ये इसको पैसे नहीं देता, जब तक सेल नहीं करेगा तब तक पैसे नहीं देगा, है ना। तो ये हो गया हमारा, तो ना ये हुआ ना ये हुआ ना ये हुआ, बचा क्या, प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशन है दोनों के बीच में, ओके, प्रधान और एजेंट का दोनों के बीच में संबंध है आपका। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा रखा है, विच ऑफ दीज अकाउंट्स आर ओपन इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी, कंसाइनी के हमने एक आपको एक स्लाइड आपको दी थी जिसमें हमने आपको बताया था कि जो कंसाइनर है
वो कौन कौन से खाते अपने पास खोलता है, और जो कंसाइनी है वो कौन कौन से खाते अपने पास खोलता है ना। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं। उस स्लाइड में आपको ये भी बताया है कि कंसाइनर के यहाँ कौन कौन से खाते खुलते हैं, कंसाइनी के यहाँ कौन कौन से खाते खुलते हैं, और उनका नेचर क्या होता है। सारी चीजें लिख के दी है, अगर आपको याद हो, क्लास की है आपने तो आपको याद होगा। तो हमको बताना है कि कंसाइनी के बुक्स में इसमें से कौन सा खाता खोला जाता है। कंसाइनर अकाउंट, गुड्स ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनी पर्सनल अकाउंट, कंसाइनी अपना अकाउंट कंसाइनी के नाम से क्यों खोलेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट भी नहीं, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट भी नहीं, ये कौन सा है आपका कंसाइनर्स अकाउंट। कंसाइनी कंसाइनर का अकाउंट अपने पास खोलता है, ठीक है। ओके, कौन सा है हमारा प्रेषक खाता खोलेगा, कौन प्राप्तकर्ता अपनी। ओके, तो दीज आर द 16 क्वेश्चंस। ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे इन तीनों से रिलेटेड। बाद बाकी जो आपको पीपीटी पीडीएफ दी गई है ना, उसको आप एक बार अच्छे से स्टडी कर लेंगे, है ना। उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमने अभी डिस्कस नहीं की है ना। वो आप अपने लेवल पे उसको स्टडी करेंगे एंड इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस एंड वंडरफुल डे, कीप स्टडिंग।